स्कूल तो बहुत होते हैं, पर ऐसे कितने स्कूल हैं जो ऐसा शिक्षा केंद्र चला रहे हैं? ये 4 डीपीएस हैं और उसमें कुल मिला के 10,000 अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम 1,000 बच्चा शिक्षा केंद्र में फ्री पढ़ाते हैं, चारों शिक्षा केंद्र मिला के। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी सारी खूबियों के साथ चलाते हैं कि उसमें इतना एफर्ट लेना पड़ता है। मुझे लगता है जैसे ये स्कूल चल रहा है ऐसे वो भी चल रहा होगा। तो हमको 14-15 परिवार ऐसे मिलते थे कि कहते थे लड़कियों को क्या पढ़ाना, कौन सी पढ़ लिख के उनको कलेक्टर नहीं बनना है। ये तो बहुत बेसिक मानसिकता होती है लोगों की। तो उसमें कैसे डिसाइड होता है कि ये बच्चों की फीस बिल्कुल नहीं ली जाएगी या ये भिमत ये है कि शिक्षा कभी भी निःशुल्क नहीं होनी चाहिए। तो ये जो बच्चे रहते हैं, जो बस फैसिलिटी वगैरह रहती है, वो भी इनके लिए रहती है? 1 रुपया रोज के हिसाब से हम साल भर के 300 रुपए लेते हैं। ये 300 रुपीज में सब कुछ है। पूरी उनको 12वीं तक की शिक्षा इसी फीस में जो आपने बताई है, उसी प्रीमिसेस में जो आपने बताया है, और सारी फैसिलिटीज़ के साथ जो आप बता रही हैं एक डीपीएस के बच्चे को मिलती हैं, वो अंडर प्रिविलेज बच्चे जो जाते हैं उस स्कूल में उनको भी सारी फैसिलिटीज़ वैसे ही मिल रही हैं। कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, ये चारों शिक्षा केंद्र रीता जी इंग्लिश मीडियम में है। कोई ऐसे उच्च पद पे कभी बैठा हो और वो आपसे मिलने आया हो? एक बच्चा हमारा आईएएस कॉलेज है, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है। वो जब मुझे मिलने आया, अंकित नाहर, और मैंने कहा बैठो अंकित कैसे हो, तो कहता मैडम बढ़िया हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका रियल टॉक विद रीता में। हम सब अपना जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ काम करते हैं। कोई नौकरी करता है, कोई बैंक में जॉब करता है, कोई अपना बिजनेस करता है, कोई शॉप चलाता है। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समाज सेवा को ही अपना काम बना लेते हैं। उन्हें समाज सेवा में ही संतुष्टि मिलती है और वह उसी में अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे ही कुछ लोगों में आज की हमारी मेहमान हैं श्रीमती मेघा मुक्ति बोध जी, जो भोपाल में डीपीएस द्वारा संचालित गुरुदेव शिक्षा केंद्र में कार्य करती हैं। वहाँ की डीन हैं, प्रिंसिपल हैं, और ऐसे कई शिक्षा केंद्र जो डीपीएस के द्वारा संचालित हैं उनको देखती हैं, उनके बच्चों को देखती हैं और उन्हीं में अपनी खुशी ढूंढते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं मेघा मुक्ति बोध जी का। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? मैं बढ़िया हूँ। नमस्कार रीता जी, मैं मेघा मुक्ति बोध, आपने मेरा परिचय दे ही दिया है। और मैं शिक्षा जगत से जी विगत आप मान के चलिए 34 साल से जुड़ी हुई हूँ। 34 साल से? 34 साल बहुत बड़ा समय पीरियड होता है। और पहले शुरू के 2 साल मैंने इंदौर में आदर्श शिशु विहार में हिंदी की शिक्षिका के पद पर कार्य किया जी। उसके बाद श्री अरविंद सोसाइटी, जो श्री अरविंदो जी हैं, उनकी खुद की अपनी एक सोसाइटी है और वो स्कूल है श्री अरविंद करके है, श्री अरविंदो स्कूल, महाराज समाज तुलसी नगर में है। अच्छा। के पास में। तो वहाँ पे मैं 10 साल मैंने हिंदी की शिक्षिका रही और उसके बाद फिर मैं 2003 में जी मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में एक हिंदी विभाग से शुरुआत की मैंने वहाँ पे एक टीचर के रूप में। तो अच्छा, पहले आप वहाँ पे शिक्षिका थी, हिंदी पढ़ाती थी? ओके। और फिर उसके बाद जागरण सोशल वेलफेयर सोसाइटी संचालित करता है दिल्ली पब्लिक स्कूल, आपके ध्यान में है ही ये बात जी। और जागरण सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अंतर्गत 4 डीपीएस आते हैं। 2 डीपीएस भोपाल में है, दिल्ली पब्लिक स्कूल नीमबड़ जो सबसे पहला स्कूल है जिसकी स्थापना 2000 में हुई जी। फिर 2003 में उन्होंने इंदौर में दिल्ली पब्लिक स्कूल निपानिया की शुरुआत करी जी। और फिर 2013 में उन्होंने दिल्ली पब्लिक स्कूल कोलार रोड भोपाल की स्थापना हुई। अच्छा। और 2019 में जी दिल्ली पब्लिक स्कूल राउ की स्थापना हुई। और जागरण सोशल वेलफेयर सोसाइटी का ये बहुत बड़ा और एक पवित्र कार्य है। बिल्कुल सही बात है कि दिल्ली पब्लिक स्कूल में जो एक क्रीमी लेयर बड़े बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ में आसपास के जो तंग बस्ती वाले जो बच्चे हैं जी, उनको निःशुल्क अध्ययन देते हैं। वाह। और रीता जी, सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस साल डीपीएस की स्थापना होती है जी, उसके तीसरे साल में उन्होंने शिक्षा केंद्र की स्थापना की है। अरे वाह। और ये आरटीई के साथ में ये शिक्षा केंद्र चलता है। अच्छा। राइट टू एजुकेशन एक्ट के बारे में आपको पूरा ज्ञात है ही। तो उसके साथ में ये डीपीएस में गरीब बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं। और जागरण सोशल वेलफेयर सोसाइटी के फाउंडर जो थे स्वर्गीय श्री गुरुदेव गुप्त जी, जिनको सभी आदर से बाबूजी भी कहते थे, उनके नाम से ये स्कूल खोला है।
जी तो ये मुझे लगता है कई बार जब मैं अपने चेयरमैन सर को देखती हूँ और उनकी ये कार्य देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि माता पिता के लिए सबसे बड़ी आदरांजलि होगी निसंदेह ये बहुत ही सराहनीय कार्य है, क्योंकि स्कूल तो बहुत होते हैं पर ऐसे कितने स्कूल हैं जो ऐसा शिक्षा केंद्र चला रहे हैं, ऐसे बहुत ही कम स्कूल होते बहुत कम स्कूल हैं। जी। और क्या है, माता पिता जी के नाम से इन्होंने ये स्कूल खोले हैं। इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी ये देती हूँ कि जैसे 2000 में दिल्ली पब्लिक स्कूल भोपाल की स्थापना हुई थी, तो 2003 में उन्होंने अपने पिताजी के नाम से स्कूल शुरू किया, गुरुदेव शिक्षा केंद्र। फिर 2003 में दिल्ली पब्लिक स्कूल जब निपानिया इंदौर बना, तो वहां उन्होंने अपने माताजी के नाम से ये स्कूल शुरू किया, सोमवती देवी शिक्षा केंद्र। जी। और फिर 2013 में जब कोलार डीपीएस बना हमारा, तो 2016 में उन्होंने सोमवती जी के नाम से, अपनी माताजी के नाम से उन्होंने तीसरा शिक्षा केंद्र शुरू किया। और 2019 में जब राउ की स्थापना हुई डीपीएस में जी, तो वहां पे उन्होंने पिताजी के नाम से फिर से चौथा और आखिरी हमारा स्कूल तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन चौथा स्कूल हमारा ये शुरू किया शिक्षा केंद्र। तो 2 माता पिता के नाम से भोपाल में और 2 शिक्षा केंद्र इंदौर में है। बहुत ही अच्छा है। तो और ये आरटीई के साथ चल रहा है। डीपीएस में आरटीई अपने आप में एडमिशन ले रहा है। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें जो एडमिशन्स वगैरह होते हैं, जो शिक्षा केंद्र होते हैं, उनमें जो एडमिशन्स होते हैं, उसका क्या पूरा प्रोसेस होता है? ये मैं प्रश्न इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से, हो सकता है कोई ज़रूरतमंद हो, जिन्हें ज़रूरत हो, और एक भी बच्चे के पास अगर ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाती है और उसको शिक्षा मिलती है, तो मुझे नहीं लगता इससे सराहनीय कार्य कोई हो सकता है। आपका प्रश्न बिल्कुल स्वाभाविक है। और शिक्षा केंद्र में जब आपको एडमिशन लेना है जी, तो सबसे पहले हम लोग डीपीएस जहां हमारा है जी, उसके आसपास के हम 5 किलोमीटर के दायरे में से ही बच्चों को एडमिशन देते हैं। अच्छा। और उसमें सबसे पहली बात है कि बीपीएल कार्ड होना चाहिए, बिलो पॉवर्टी लाइन वाला जी, जी, जो जी, राशन कार्ड है, जी, ब्लू वाला, और अति वाला भी एक है जो येलो वाला कार्ड है। उस कार्ड के माध्यम से हम लोग एडमिशन देते हैं। और उसकी दूसरी जो विशेषता हमने ये रखी है सोसाइटी ने, उसमें हम बालिका शिक्षा को सबसे अधिक प्रधानता देते हैं। अच्छा, बहुत ही तो अच्छी बात। अगर मैं चारों शिक्षा केंद्र में अगर मान बोलती हूँ आपको कि 300 बच्चे हैं, जी, तो उसमें आप मान के चलिए कि 70-75 लड़कियां रहती है %। वाह, मतलब ये तो हमारी बेटियों को अगर शिक्षा मिल रही है तो इससे अच्छा तो कोई कार्य हो ही नहीं सकता। सोसाइटी का क्योंकि मत है अच्छा, कि बालिका अगर शिक्षित हो तो 2 कुल शिक्षित होते बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और वैसे भी तंग बस्तियों में थोड़ी मानसिकता रहती है कि लड़कियों को पढ़ने लिखने कम भेजा जाता है। जी, मेरा अगला प्रश्न यही मैं आपसे पूछना चाहती थी कि जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, उनके माता पिता का कैसा व्यवहार रहता है? वो प्रोत्साहन देते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, या थोड़े दिन भेजते हैं फिर उसके बाद बंद कर देते हैं, और फिर मतलब कैसे ये चीज़ें चलती हैं आगे? बहुत सही प्रश्न है आपका ये। और मैं आपको बता रही हूँ कि जब 2003 में हमने शिक्षा केंद्र की शुरुआत की थी, मैं तो डे 1 से वहीं पे हूँ जी, तो जब शुरुआत की ना रीता जी, तब आसपास के जब हम झुग्गी बस्तियों में जाकर, संस्कार केंद्र में जाकर हम जब परिवार से मिले, जी, तो उसमें आप मान के चलिए कि एक दिन में अगर हम 25 परिवारों से मिल रहे हैं, जी, 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 तो हमको 14-15 परिवार ऐसे मिलते थे कि कहते थे लड़कियों को क्या पढ़ाना, कौन सी पढ़ लिख के उनको कलेक्टर नहीं बनना है, जी। वो तो घर का काम करती रहेंगी, आप तो हमारे मोड़े को लेके जाओ। ये तो बहुत बेसिक मानसिकता होती है लोगों की। तो जब हमने उनकी काउंसलिंग की, हमने उनके काफ़ी काउंसलिंग सेशन रखे। और मैं आपको बता रही हूँ जब 2003 में हमने शिक्षा केंद्र की स्थापना करी, और जब हमने 2 महीने तक काफ़ी इसके ऊपर परिवार से मिले और उनसे सारा सब कुछ उनकी काउंसलिंग की, तो जब पता चला कि उसमें से 35% पेरेंट ऐसे थे जिनके माँ बाप ने मजदूरी की है हमारे डीपीएस में। ओह, हाँ, और वो मजदूर वाले बच्चों ने जब वहाँ पे एडमिशन लिया, जी, और जब उन्होंने हमारा 2-3 महीने तक हमारे सारे कार्य देखे और हमारा ये सब कुछ देखा, तो इतने प्रभावित हुए। और जब 6 महीने बाद हमने उनको स्कूल में एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम के लिए बुलाया, तो उन्होंने पहला प्रश्न ये मुझे, मेरे पूछने के पहले उन्होंने मुझे कहा कि बहन जी अब हम सूरज नगर में रहते हैं और डीपीएस की तरफ पैर करके नहीं सोते हम। अरे वाह, तो ये जागरण सोशल वेलफेयर सोसाइटी की बहुत बड़ी सफलता है। बहुत बड़ी, सही बात है। मतलब पहली बात तो एक स्कूल चलाना, उसके साथ एक शिक्षा केंद्र चलाना, उसमें भी बच्चों को लेकर आना,
और रेगुलर लेकर आना। ऐसा नहीं कि वो 1 साल पढ़ रहे हैं तो दूसरे साल उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। काउंसलिंग भी आप लोग दे रहे हैं, तो मतलब ये तो बहुत अच्छी पहल है, क्योंकि स्कूल में एडमिशन करा के लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि चलो अब तो हमारे पास बच्चे आ ही रहे हैं, पर आप लोग काउंसलिंग भी कर रहे हैं, बच्चों को और प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनके माता पिता से भी बात कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हम साल भर में 5 इनके ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखते हैं पेरेंट्स के। अच्छा। पहला वाला रहता है हेल्थ एंड हाइजीनिक, अरे कि वाह। कैसे आपको परिवार को सुरक्षित रखना है, आसपास का वातावरण। जी। दूसरा हम रखते हैं एजुकेशन से संबंधित, कि पढ़ाई आज के जीवन में कितनी जरूरी महत्वपूर्ण है। तीसरा परिवार का वातावरण, भाई मेरे पास बच्चा 6 घंटे है जी, 5 घंटे है जी, लेकिन मैक्सिमम टाइम तो आपके घर पास में है। मैं अच्छी बातें सिखाऊंगी और आप वहाँ पे कुछ और भी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, गलत चीज सबसे पहले बच्चा बहुत जल्दी अट्रैक्ट होता है और करता है। बाल मन तो होता ही ऐसा है, निश्चित। तो हम लोग सबसे पहले तीसरे इसमें फिर हम माँ बाप को ये बताते हैं कि आपको घर में भी अच्छे से रहना है। चौथा हम लोग रखते हैं साक्षरता। अच्छा। कि आपका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है, चारों शिक्षा केंद्र रीता जी इंग्लिश मीडियम में है। अच्छा। हाँ, ये भी मतलब ये चीज़ें मुझे पता था कि डीपीएस एक शिक्षा केंद्र चलाते हैं, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी सारी खूबियों के साथ चलाते हैं कि उसमें इतना एफर्ट लेना पड़ता है। मुझे लगता है जैसे ये स्कूल चल रहा है ऐसे वो भी चल रहा होगा। नहीं। तो तीसरा हमारा जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम जो हम पेरेंट्स के साथ रखते हैं जी, उसमें कुछ चीजें नशा मुक्ति, अच्छा, जो शरीर को तकलीफ देंगी, मन को तकलीफ देंगी, जी, ऐसी चीजें नहीं का सेवन नहीं करना है। अपने आप को व्यवस्थित, घर का वातावरण ऐसा रखिए कि बच्चे को सुबह शाम पढ़ने बैठाइए, पढ़ाई का वातावरण घर में मतलब निर्मित बच्चों के करिए। साथ साथ माता पिता भी शिक्षित हो रहे हैं। और पांचवा और हमारा आखिरी जो वर्कशॉप रहती है पेरेंट्स के लिए और ओरिएंटेशन रहता है, उसमें बच्चे के मम्मी पापा इंग्लिश में अपना नाम लिख सके। वाह। ये हम रखते हैं क्योंकि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड इंग्लिश में, बच्चे की कॉपीज इंग्लिश में आती हैं जाती हैं, तो कम से कम बच्चे के माँ बाप अपना नाम इंग्लिश में तो लिख सकें। बिल्कुल सही बात है। तो उसके लिए क्या है, और हम पेरेंट्स को सबसे महत्वपूर्ण बात ये बोलते हैं कि कभी बच्चों के सामने ये मत बोलना कि अरे हम तो कहाँ पढ़े लिखे हैं, तू ही सही बता। जी। माँ बाप के जो एक दर्जा है वो ऊंचा होना चाहिए बच्चे के। बच्चा भले कितना भी पढ़ लिख ले, बड़ा बन जाए, लेकिन माता पिता का से बड़ा नहीं हो सकता। सही बात है। लेकिन ये बहुत सारी खूबियां हैं जो आप लोग उस शिक्षा केंद्र के माध्यम से बच्चों को दे रहे हैं। एक तो शिक्षा मिल रही है, उसके साथ साथ आप पेरेंट्स को बुलाते हैं, जैसा आप बोल रहे हैं, आप माता पिता को बुलाते हैं, आप उनको भी बहुत बेसिक जो चीज़ें होती हैं वो सारी बता रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल है। तो मेघा जी, मैं ये पूछना चाहूँगी कि इसमें बच्चों का एडमिशन किसी टेस्ट के माध्यम से होता है या सिर्फ उनके पास बीपीएल कार्ड है और वो स्कूल आएंगे बच्चों को लेकर और उनका एडमिशन हो जाएगा? रीता जी क्या है, अगर आप कोई भी स्कूल चला रहे हैं तो मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि धर्म खाते में नहीं चलाना चाहिए। जी, बिल्कुल सही बात है। उससे क्या होता है कि है ना, पेरेंट भी फॉर ग्रांटेड लेने लगता है। हाँ, कि ठीक है चला गया तो चला गया, नहीं चला ऐसा नहीं। तो हम लोग टेस्ट लेते हैं। अच्छा। पहले हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म गेट पे रखते हैं और आसपास बता देते हैं। माउथ पब्लिसिटी सबसे बड़ी रहती बिल्कुल है। बिल्कुल, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी। और पेरेंट्स जो हैं वो बाहर से फॉर्म हमारे गेट से आके लेते हैं, भरते हैं, और सारी जो हम लोगों के कुछ हमने रखा है कि बीपीएल कार्ड, माता पिता का, मजदूरी कार्ड, कर्मकार कार्ड, अच्छा, हाँ, फिर उसके बाद आधार कार्ड, पूरे जितने भी ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, समग्र आईडी, ये सब कुछ हमारे पास होना चाहिए। अच्छा। उसकी सब फोटोकॉपी और उनके लगा के फॉर्म के साथ वो लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब बराबर, फिर हम उसका वेरिफिकेशन करते हैं और फिर हम एक नॉमिनल टेस्ट लेते हैं। अच्छा। मतलब आप जनरल टेस्ट है 20 मार्क्स के, हम हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स ऐसा करते हैं, और इंग्लिश में हम थोड़ा सा ईवीएस का भी पार्ट क्लास 1 के हिसाब से डालते हैं, जैसे जनरल एडमिशन टेस्ट होते हैं बाकी बच्चों के लिए। हाँ। और फिर उसके बाद हम एक इंटरव्यू लेते हैं जिसमें मम्मी पापा और बच्चा रहे। अच्छा। तो थोड़ी फैमिली की भी जानकारी है। जी, वो बहुत ज़रूरी है ना। हाँ जी। तो ऐसा रहता है। और दूसरा, जैसे मान लीजिए हमारे मैनेजमेंट के 4 डीपीएस हैं जी, और उसमें कुल मिला के 10,000 अगर बच्चे पढ़ रहे हैं तो हम 1,000 बच्चा शिक्षा केंद्र में फ्री पढ़ाते हैं, चारों शिक्षा केंद्र मिला के। वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो उसमें कैसे डिसाइड होता है कि ये बच्चों की फीस बिल्कुल नहीं ली जाएगी या ये बच्चे? ये पूरा मैनेजमेंट का रहता है। अच्छा। और उनका भी मत ये है कि शिक्षा कभी भी निःशुल्क नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल।
तो हम लोग नॉमिनल चार्ज रहते हैं, 1 रुपया रोज के हिसाब से हम साल भर के 300 रुपए लेते हैं। वाह, बहुत अच्छा है। तो या तो बच्चा 100 रुपए 3 टर्म में दे देता है, या 150 2 बार में देता है, या इकट्ठे 300 देता है। हम उसकी बकायदा रसीद देते हैं। अच्छा अच्छा। जागरण सोशल वेलफेयर सोसाइटी का पूरा रसीद कट्टा रहता है, उसके आधार पर हम पूरी उसका वो करते हैं। अच्छा, तो ये जो बच्चे रहते हैं, जो बस फैसिलिटी वगैरह रहती है, वो भी इनके लिए रहती है इसी अमाउंट में? ये 300 रुपीज में सब कुछ है। इसमें ट्रांसपोर्टेशन है, इसमें 2 जोड़ी यूनिफॉर्म है। अच्छा, वो भी स्कूल प्रोवाइड करता है? यस यस, जूते, मोजे, स्कूल बैग, और जो डीपीएस का बच्चा नोटबुक्स यूज करता है जी, वही नोटबुक्स हमारा बच्चा भी लेता है। कोई कंट्रोल रेट की हम अलग से पतली और ऐसी कॉपी नहीं मंगवाते। अच्छा। और हर टर्म की हम उनको कॉपीज देते हैं। बुक्स के इसमें रीता जी ये है कि वैसे भी आजकल सब जगह एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, जी, लेकिन हमारा एफिलिएशन स्टेट बोर्ड से है। अच्छा अच्छा, ओके। स्टेट बोर्ड से, क्योंकि जब शुरू किया था स्कूल, तब तत्कालिक शिक्षा मंत्री और उन सबके जब हमने वो पढ़ा और उनका सब कुछ, तो उसमें ये था कि एक प्रीमाइसेस में एक ही बोर्ड के 2 स्कूल नहीं चला सकते, अलग अलग बोर्ड के आप स्कूल चला सकते हैं। ओके। तो ये हमारा स्कूल दोपहर में चलता है। अच्छा। 11-12 की बिल्डिंग जो है हमारी 12:30 बजे चले जाते हैं बच्चे, हाँ। उनकी कोचिंग और ये सब रहती है। जी जी। तो मेरा बच्चा 12 बजे स्कूल आ जाता है। अच्छा। 12 से 12:30 उनकी असेंबली रहती है। और 12:30 बजे जब हमारा जूनियर कॉलेज यानी 11th-12th खाली हो जाता है, तो वो बिल्डिंग आप एक कल्पना करके देखिए कि दूसरे दिन सुबह तक पूरी खाली है। बहुत ही अच्छा है। दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे तक। हाँ, तो उसका एक पूरा उपयोग कर रहे हैं और अच्छा उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और बच्चों को भी ये नहीं लग रहा है कि हमारे लिए कुछ अलग से जगह बनाई गई है बैठने के लिए, अलग से स्कूल है, ऐसा नहीं है। सेम सब कुछ क्लासरूम जैसे हैं, जो फैसिलिटीज है, टीचर्स हैं, सब उनको वैसे ही मिल रहा है। वैसे ही पूरी मिलती। स्टाफ अलग है मेरा। अच्छा। स्टाफ सुबह आता है बस 12 बजे साथ में बच्चों के, और 5 बजे इनकी छुट्टी होती है। 5:30 तक सारी बसेस वगैरह पूरी बस में अटेंडेंस होती है। पूरे जो भी मेन डीपीएस में होता है हम उसको भी फॉलो करते हैं। वो स्टेट बोर्ड का होने के कारण जो स्टेट बोर्ड के अपने अपने वो रहते हैं नियमावली, उसको भी हम सब फॉलो करते हैं। तो मेरा स्कूल जो है गुरुदेव शिक्षा केंद्र नीलबढ़ भोपाल का जी, वो 12th तक है। हाँ, 12th तक है। ओके। पूरा, और तो कॉमर्स विद मैथ्स है। पूरी उनको 12वीं तक की शिक्षा इसी फीस में जो आपने बताई है, उसी प्रीमिसेस में जो आपने बताया है, और सारी फैसिलिटीज के साथ जो आप बता रही हैं डीपीएस के बच्चे को मिलती हैं, वो अंडर प्रिविलेज बच्चे जो जाते हैं उस स्कूल में, उनको भी सारी फैसिलिटीज वैसे ही मिल रही हैं। बहुत ही बढ़िया है। बस बोर्ड उनका स्टेट बोर्ड है, क्योंकि आपने ऐसा बताया कि राज्य के नियम उस टाइम पे ऐसे थे कि आप 2 सीबीएसई स्कूल एक ही प्रेमाइसेस में नहीं चला सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। तो आप तो 4 स्कूल देखती हैं, तो मतलब जब इंदौर वाला आपको देखना होगा तो आप फिर इंदौर जाती हैं उसके लिए? मैं 2 दिन मैं कोलार जाती हूँ जी, 1 महीने में। तो मैंने उसका ये किया है प्लान कि 1 से 15 तारीख के बीच में एक राउंड लगा लेती हूँ कि जो मुझे लगता है कि ये सब चीजें होनी चाहिए जी, वो मैं उनको सब बताती हूँ। फिर 15 से 30 के बीच में फिर चली जाती हूँ। बहुत ही बढ़िया। और इंदौर मेरा 4 दिन का टूर रहता है। 2 दिन मैं निपानिया और 2 दिन राउ में। अरे वाह, तो आपके लिए तो बहुत हेक्टिक हो जाता होगा ये। नहीं, क्या है, आप अगर शिक्षा जगत से जुड़े हो और वो अगर आप कह लो कि वो आपका पेशा तो है, पैशन भी है, और लेकिन पैशन भी है। इसीलिए मैंने शुरू में ही इसीलिए बोला था कि काम सब करते हैं, पर अगर समाज सेवा को, शिक्षा को, या जो भी हमारी मर्जी का एक काम है, अगर हम उसे अपना लेते हैं तो उसे करने में खुशी भी मिलती है, और एक हमारे अंदर वो भी रहता है कि नहीं, हमें करना है इस काम को, हम उसको काम समझ के नहीं करते। और जिन बच्चों के लिए हम काम कर रहे हैं ना रीता जी, उनकी पीढ़ियां बदल गई हैं। और मैं अगर क्योंकि मेरे वाले स्कूल को 23 साल, मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि कभी ऐसा हुआ है कि कोई बच्चा पूरा डीपीएस से पढ़ के आया हो और वो किसी ऐसे पद पे बैठा हो और फिर वो आपसे मिलने आया हो कि मैम आप मतलब आपसे मिलने आएंगे ही, क्योंकि आप तो गुरु हैं उनके, तो वो तो मिलने आते ही होंगे, तो कभी ऐसा आपको फिर देख के उसको लगा हो कि हाँ, अब मेरे जो मेहनत थी वो सफल हो गई है? बिल्कुल, मैं आपको बिल्कुल सही आंकड़ों के साथ बता रही हूँ जी। मेरा अगर मैं 2025-26 का स्कॉलर नंबर अगर मैं आपको बताती हूँ भोपाल का जी, तो वो है मेरा 1152। वाह, ठीक है। अभी तक इतने बच्चे यहाँ पे शिक्षा ले चुके हैं और ले रहे हैं जी, है ना। उसमें से जो बच्चे पास आउट होते गए हैं, वो आप मान के चलिए कि वो लगभग 350 के आसपास बच्चे 12th पास आउट हो गए हैं।
मतलब उनने अपनी पहली से लेके 12वीं तक की पढ़ाई शिक्षा करके- डीपीएस में की है। शिक्षा केंद्र में करके जी, वो पास आउट हो गए जी, हैं। जी। और 12th में भी अभी तक हमारा 5 बैच निकल चुके हैं अच्छा, 12th के। हाँ। और पांचों बैच में 100% रिजल्ट, अरे वाह। सभी बच्चे फर्स्ट डिवीजन। और आप मान के चलिए कि जैसे 25 बच्चा है, किसी इसमें 23 बच्चा है, किसी में 30 बच्चे हैं बैच में, जी, 12th जी। के कॉमर्स विथ मैथ्स में। जी, तो आप मान के चलिए कि विशेष योग्यता डिस्टिंक्शन जो है वो 20, 22, 24 और कुछ सब्जेक्ट तो ऐसे हैं कि जिसमें 100% बच्चों को विशेष योग्यता मिली। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही। उनके परिवार बदल गए। बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि पीढ़ियां बदल गई हैं। कोई ऐसे उच्च पद पे कभी बैठा हो और वो आपसे बिल्कुल, मिलने आया हो। सूरज नगर से हमारे स्कूल की एक बच्ची सीए बन गई है। अरे वाह। 3 बच्चियां सीए की लाइन में हैं, सीए बनने के इसमें फाउंडेशन वगैरह सब उनका क्लियर हो गया है। जी। एक बच्चा हमारा आईएएस जो कॉलेज है उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर है। वाह। वो जब मुझे मिलने आया अंकित नाहर, और मैंने कहा बैठो अंकित, कैसे हो? कहता मैडम बढ़िया हूँ। मैंने कहा क्या कर रहे हो आजकल? बोले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ आईएएस यूनिवर्सिटी में। मैंने कहा बेटा मैं तो टीचर और प्रिंसिपल बन के रह गई और मेरा बच्चा ये बन गया जी, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये टीचर के लिए सबसे बड़ी खुशी बहुत खुशी की बात है। सही बात है। वो एक शिक्षक ही महसूस कर सकता है जब वो किसी बच्चे को अपने से भी देखता है कि वो हमें तो शायद बच्चों को देख के पहले से ही पता चल जाता है, जो जब हम पढ़ा रहे होते हैं बच्चों को। मैंने भी थोड़े दिन टीचिंग का काम किया, इसलिए मैं वो हमें बोला मैंने कि हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा आगे जाके क्या करने वाले हैं। वो हम सोच लेते, और वो हमारी अगर जो हमारी सोच है उस पर खरा उतरते हैं तब तो फिर हमारी खुशी का कोई मतलब ठिकाना ही नहीं रहता है। फिर तो ऐसे लगता है कि हमारी मेहनत सफल हो गई, और हम नहीं कर पाए, वो कर रहे हैं, वो हमने अपना सपना उनमें जी लिया कि अगर कोई आईएएस बन जा रहा है, कोई कुछ बन, क्योंकि उस शिक्षा से बड़ा तो कोई दान हो ही नहीं सकता। और गुरु ही एक ऐसा है जो अपने शिष्य की प्रगति पे बहुत खुश होता है। सही बात है। ही एकमात्र ये ऐसा बिल्कुल, पेशा है। माता पिता होंगे, और अगर दूसरे लोगों में कोई देखेगा तो सबसे पहले गुरु का नंबर आता है कि गुरु ही ऐसे होंगे जो जितना ऊपर हमारे बच्चे उठेंगे उतना हमें खुशी होती है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे मतलब ये इतनी नई चीज़ें आज आपसे बात करके पता चल रही हैं कि बहुत सारी सुविधाएं हैं जो शिक्षा केंद्र आपके दे रहे हैं। बस यही है कि जितने ज़्यादा लोग उसका लाभ उठा लें वो अच्छा है। सही बात है। और दूसरा, हम एक पब्लिक फोरम पे भी अगर ये बात कह सकते हैं तो मुझे कई बार ऐसा लगता है कि सारी सुविधाएं दो बच्चों को, बिल्कुल, सब पढ़ाओ जी, और उनको टैलेंट के हिसाब से आगे बढ़ने दो। बिल्कुल सही बात है। मतलब ना कि वो परसेंटेज, नहीं, बिल्कुल सही बात है। मतलब एक टीचर होने के नाते मैं बोल रही हूँ आपको, जी, 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 कि उससे क्या होता है कि टैलेंट बाहर आता है बच्चों का। बिल्कुल, और सुविधाएं दो आप उनको सब कुछ तो सही बात है। जो भी उनमें टैलेंट है उसके हिसाब से ही वो आगे बढ़े। तो वही है ना कि अगर हम अपने मन का काम करते हैं तो फिर वो बहुत अच्छे से होता है। बिल्कुल इससे मैं कई बार टीचर्स को भी बोलती हूँ कि भले एक अगरबत्ती घर में नहीं लगाई तो चलेगा, जी, जी, लेकिन यहाँ ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाइए। बहुत अच्छी बात। एक बच्ची है हमारे यहाँ चांदनी विश्वकर्मा, वो 10th बोर्ड में मेरिट में आई है। अरे वाह, बहुत ही अच्छी बात है। और ये आप लोगों की ही मेहनत का फल है। क्योंकि देखिए वो तो अगर वहाँ रहती और स्कूल नहीं आती तो शायद उसका जीवन वैसे ही निकल जाता जैसे उसके माता पिता का। बर्तन मारने जाती है, खाना बनाने जाती है, बिल्कुल सही बात है। या मम्मी काम पर गई है, कहीं ऐसे गई है तो वो घर में काम करती है। तो अब जो दादियों ने पहले विरोध किया था बच्चों को स्कूल भेजने का, परिवार ने विरोध किया था, आज वो सब खुश है। बिल्कुल सब खुश है। उनको भी दिख रहा होगा कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आ रहा है। एक बच्चे के ही पढ़ने से आगे की पीढ़ी सुधर जाएगी, और जो आने वाला भविष्य है उनका वो उज्जवल ही होगा। हमारा बच्चा मैरियट में है, दिल्ली मैरियट में। अच्छा, उसने होटल मैनेजमेंट का पूरा वो करके वो वहाँ जॉब कर रहा है। कुछ बच्चे बैंगलोर में हैं, बहुत अच्छा, कुछ बच्चे दिल्ली में हैं, कुछ मुंबई में हैं, कुछ चेन्नई में। बहुत बड़ी बात है ये। वो सब बहुत अच्छे गए। मैंने उनको छोड़ा नहीं, मैंने उनको पकड़ के रखा। और हर बार 12th पास करके जब बच्चा निकलता था जी, तो जब हमारे 12th के अच्छे रिजल्ट निकलते गए जी जी, तो मैनेजमेंट को भी लगा कि नहीं, हमारी खुद की अपनी यूनिवर्सिटी भी है, जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी जी जी, वहाँ पे भी ये बच्चे चांसलर स्कॉलरशिप पे। अच्छा, हाँ हाँ। और उनको यहाँ पे तो साल भर के 300 देने हैं, वहाँ तो 11 रुपए मात्र से पर सेमेस्टर।
बहुत ही अच्छी बात है ये तो, मतलब अभी इसी साल मेरे 5 बच्चे जो वहाँ पे थे 12th पास करके और फिर जो वहाँ गए, तो इसी साल उनका कॉन्वोकेशन हुआ है और 5 बच्चे भी वहाँ से डिग्री लेकर निकले हैं। बहुत ही बढ़िया बात है ये। कभी ऐसी भी कोई आया है बच्चा आपके पास जो स्कूल से निकल के कॉलेज गया हो? अभी तो स्कूल में क्या होता है कि आफ्टर स्कूल प्रोग्राम है, बच्चे जब चले जाते हैं उसके बाद बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, जैसा कि आपने बताया, पर कॉलेज में तो सब बच्चे एक साथ ही पढ़ रहे हैं। वहाँ जाके कुछ उनको ऐसे डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा हो, कुछ ऐसा उनके साथ हुआ? उनकी पर्सनालिटी ऐसी चेंज हो जाती है कि आपको विश्वास नहीं होगा कि ये बच्चा शिक्षा केंद्र का है। अच्छा, ये बहुत ही अच्छी बात है। मतलब समानता, आप शिक्षा तो दे ही रहे हैं, एक तो समान होने का भी अधिकार दे रहे हैं, ये दोनों चीज़ें हैं। और ये दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है मनुष्य के जीवन में, कि आपको शिक्षा भी मिल रही है और समानता का अधिकार भी मिल रहा है। बहुत ही अच्छी बात है ये। शिक्षा के अलावा आपकी रुचि और किस किस चीज़ में है मेघा जी, आप वो बताइए अब। शिक्षा के अलावा तो क्या है, वैसे मेरे पास समय बहुत कम रहता है जी, लेकिन फिर भी मैं शिक्षा के अलावा मैं रंगोली बहुत अच्छी निकालती हूँ। अच्छा संस्कार भारती नामक एक संस्था है अच्छा, जो संघ से जुड़ी हुई है। जुड़ी हुई है, उसी की कह लो ब्रांच कह लो, या ये सारी भारती जो है, सेवा भारती, विज्ञान भारती, संस्कार भारती, तो संस्कार भारती में सब इसी तरीके की कलाओं का वो रहता है। अच्छा तो उसमें एक संस्कार भारती की एक विशेष रंगोली है जो बड़ी बड़ी आपने कई बार जी मैंने देखी है, बहुत बड़ी बड़ी बनाई जाती हैं। तो उसका प्रशिक्षण मैंने लिया था जब पुणे से टीम आई थी। अच्छा, हाँ, हमारी संस्कार भारती की उस समय की अध्यक्ष थी मैडम माधवी कुलकर्णी। माधवी जी ने यहाँ पे एक स्पेशल वर्कशॉप रखी थी हम लोगों के लिए 5 दिन की, तो हमने तब सीखी थी। और ये बात मैं आपको बता रही हूँ 2099 और 2000 की बात है। उस समय हमने ये वर्कशॉप सीखा, उन्होंने हमको प्रशिक्षण दिया। और उसके बाद मैंने भोपाल, इंदौर, उज्जैन, देवास, उसके बाद सीहोर, जब मैं अरविंदो स्कूल में थी और सैटरडे संडे मुझे फ्री मिलता था, तब हम लोग ऐसे प्रशिक्षण देते थे। और विशेषकर दिवाली, दशहरे के वेकेशन जो हमको 5-5, 6-6 दिन की छुट्टियां मिलती थी, तब मैंने काफ़ी कार्यशाला ली है रंगोली की। मेरी आदर्श नगर की कॉलोनी में भी मैंने रंगोली की कार्यशालाएं ली हैं। और बड़े बड़े उत्सव और ऐसे होते थे, तो वहाँ पे हमारा एक जो भोपाल का ग्रुप बना हुआ है रंगोली वाला, तो हम लोग ने बहुत जाके रंगोली निकाली है। ये भी बहुत अच्छा काम है। तो एक ये थोड़ा सा शौक रखती हूँ, थोड़ा मनोरंजन भी बिल्कुल है। बिल्कुल ज़रूरी है। और मुझे अभिनय करना भी अच्छा लगता है थोड़ा। मतलब आप बिल्कुल अलग अलग व्यक्तित्व हैं आपके अंदर जो आपने छुपा के रखे हुए हैं कि मैं शिक्षिका भी हूँ, मैं कलाकार भी हूँ और मैं अभिनय भी करती हूँ। बिल्कुल, क्योंकि शिक्षिका जब है तो उसको सिर्फ पढ़ाना ही नहीं है जी, उसको बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, पूरा सर्वांगीण विकास करना है। बिल्कुल। तो सिर्फ 2-2-4 सिखाना बहुत आसान हो गया है आजकल जी, उसको कैसे चलना, कैसे रहना, नाट्य विधा, कला विधा, गाना, गीत, संगीत, जी, सब सिखाना चाहिए। और एक टीचर में ये सारे गुण जरूरी हैं। बहुत ज़रूरी है, सही बात है। नहीं तो एक ड्राइनेस आए, आप क्लास में आए और आपने बुक ओपन करवाई और आपने पढ़ाना शुरू कर दिया और आप चले गए, ना आप में काव्यात्मकता नहीं रही, सिर्फ गद्य गद्य पढ़ा के चले गए, तो वो मज़ा नहीं आएगा। सही बात है। तो एक पुणे का एक बहुत बड़ा लोकप्रिय महानाट्य है। अच्छा, हाँ, शिवाजी महाराज के जीवन पर आधारित है, जानता राजा। अरे वाह, हाँ, राजा ऐसा कि जो जानता हो, जी, उसके बारे में जानता हो। तो उसका यहाँ पे प्रदर्शन हुआ था 2005 में, अप्रैल के माह में हुआ था, लाल परेड ग्राउंड में हुआ था। अच्छा, और वो सही में महानाट्य है। उसमें हाथी घोड़े स्टेज पर आते हैं, पूरा स्टेज घूमता है, मतलब रियल हाथी घोड़े आते हैं? रियल हाथी घोड़े। अच्छा, और उस लाल परेड ग्राउंड पे 25 दिन पहले से कम 50-60 ट्रक आके खड़े हो गए थे, इतना उनका सामान आता है। अरे बाप रे। हाँ, और वो 5 दिन का पूरा शो था। तो 2 दिन हमने यहाँ पे मराठी में किया था और 3 दिन इसका हिंदी मंचन हुआ था। अच्छा, और काफी प्रतिसाद मिला था। 250-300 कलाकार थे, तो 150 कलाकार तो वो लेकर आए थे, 150 कलाकार उन्होंने यहाँ से लिए थे, भोपाल से। तो उसमें कुछ बाल कलाकार भी थे, कुछ किशोर कलाकार थे, और कुछ हम लोग जैसी महिलाओं ने भी उसमें काम किया था। बहुत ही अच्छा है। हाँ, तो उसमें भी मुझे एक विशेष भूमिका उन्होंने दी थी। अच्छा। तो हमने पूरा 1 महीने तक उनका शाम को 5 बजे से लेके 7 बजे तक
प्रशिक्षण लिया था। वर्कशॉप होते थे। उनकी पूरी टीम आई थी बीजेपी ऑफिस में के हॉल में 7 नंबर के पास में जो है, वहाँ पे हम लोगों का प्रशिक्षण होता है। बहुत ही अच्छा है, ये तो बहुत ही बढ़िया है। तो उसमें हमने काम किया है। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जैसे जो शिक्षा केंद्र है उसमें जब डीपीएस का एनुअल फंक्शन होता है तो उनका अलग होता है, या डीपीएस वाले बच्चों के साथ ही शिक्षा केंद्र वाले बच्चों का भी एनुअल फंक्शन होता है? दोनों साथ में। अच्छा। हाँ, जैसे क्लास 1 का बच्चा है जी, तो क्लास 1-2 का हम कुछ % बच्चे को क्लास 1-2 के साथ ट्विटर जोन में डालते। अरे वाह। 3rd to 5th का कोई प्रोग्राम है तो उसमें कुछ बच्चा, ऐसे हमारा परसेंटेज रहता है, उतने बच्चों को हमको पार्टिसिपेट करवाना है। तो उसी के साथ रहते, उसी भूमिका में, उनके साथ में। अरे वाह। आप अलग से तो बच्चों को तो बड़ा मजा आता अरे बहुत होगा। मजा। मतलब अभी रिसेंटली हुआ है शायद डीपीएस का, तो एनुअल फंक्शन, तो बच्चे तो बहुत एंजॉय करते होंगे। आप आए होंगे अपने। हाँ हाँ, मैं बिल्कुल आई थी। आपने देखा होगा कि हमारे बच्चे उसमें जो एक कलकत्ता वाला जो मैंने इसीलिए ये प्रश्न पूछा क्योंकि मैंने बहुत सारे पेरेंट्स वहाँ पे देखे। और वो मतलब आपस में ही बात कर रहे थे कि देखिए हमारे बच्चे भी साथ में ही परफॉर्म। मैंने इसीलिए ये प्रश्न आपसे पूछा क्योंकि सब दिख रहे थे हमको, पेरेंट्स वहाँ पे बैठे हुए थे और वो आपस में बात कर रहे थे, देखो हमारे बच्चे भी उन बच्चों के साथ कर रहे हैं। तो वो भी एक खुशी होती है उनको कि क्योंकि डीपीएस को एक बहुत प्रेस्टिजियस स्कूल माना जाता है कि वहाँ ये एक मानसिक धारणा है कि वहाँ सिर्फ बड़े लोगों के ही बच्चे पढ़ते हैं। ये एक मानसिक धारणा लोगों की है, आम धारणा है। तो अब वो उस स्टेज पे अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, तो एक खुशी वो भी हो रही है कि आज हमारा बच्चा समान रूप से जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं वो भी वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है और उनके साथ है। इसीलिए मैंने आपसे ये प्रश्न पूछा कि मतलब वो साथ में करते हैं कि उनका कुछ अलग होता है? साथ में आप बिल्कुल अलग से देख नहीं पाओगे कि शिक्षा केंद्र का है कि डीपीएस। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं अलग कर पाई। चलती है ना रीता जी, तो क्या साथ में बच्चे दीदी ऐसा, दीदी ऐसा, भैया आप ऐसा कर लेना, भैया आप हाथ ऐसा कर लेना। और जब उनका ब्रेक आता है तो साथ में बैठ के वो खाना खाते हैं। तब उस समय मुझे एक बात ध्यान में आती है जी। और तब मैंने एक बार अपने भाषण में बोला भी था जी कि कृष्ण और सुदामा एक छत के नीचे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक को अपनी आत्महीनता त्यागने का अवसर मिला जी, तो एक का आत्मसम्मान बढ़ गया। यही सामाजिक एकात्मता है, बिल्कुल सही बात है, जो होना चाहिए। और यही सोसाइटी का ध्येय भी होना है। बिल्कुल सही बात है। बच्चे साथ बढ़े। और बच्चों में क्या है, वो बच्चे का सिर्फ यही दोष है कि वो उस घर में पैदा हुआ है। और इस बच्चे का ये दोष है कि, दोष नहीं, एक वो है प्रिविलेज है उनको मिली हुई है, वो इस घर में पैदा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। बाकी तो सब समान है बच्चे। और कभी कोई ऐसा आपके साथ हुआ हो कि कोई बच्चे स्कूल आना चाहता हो पर उसके पेरेंट्स उसको रोक रहे हो शिक्षा केंद्र में? बिल्कुल, ऐसा कई बार होता है। फिर मैंने आपको जो बताया कि हम लोग काउंसलिंग करते हैं और इन लोगों के लिए कार्यशालाएं आयोजित करते हैं, शिक्षा का महत्व के ऊपर इनको छोटी छोटी वीडियोस बताते हैं, ये करते हैं, प्ले करवाते हैं हम बच्चों से। अच्छा। जब हमारा ओपन हाउस होता है, मतलब ओपन हाउस हमारे डीपीएस की ही लैंग्वेज। इनका शायद एक म्यूजिक बैंड भी है। बहुत ही अच्छी बात है और सब बच्चे मिलजुल कर ही अपना ऐसे करते हैं। बिल्कुल। और विशेष हम अलग ये करते हैं कि जो तो मेरी सोमवती देवी शिक्षा केंद्र वाले जो केंद्र हैं जी, वहाँ पे हम लोग मदर्स डे आउट करते हैं। अरे वाह। एक दिन हम माँ को पूरा जीवन जीते उनका। जी जी। कि वो सुबह से आती हैं, उनके लिए कुछ खेल रखते हैं 1 मिनट के, कुछ इस तरह के। अच्छा, मतलब शिक्षा केंद्र में बच्चों की माएँ आएंगी। अरे वाह। एक्चुअली सोमवती देवी जी का जन्मदिन है, उनकी जन्म जयंती 3 दिसंबर को रहती है। अच्छा अच्छा। तो हम 3 दिसंबर तो भोपाल में कुछ आयोजन नहीं करते हैं। हाँ। तो हमने 5 दिसंबर को अभी किया था, जिसमें हमारी भोपाल की महापौर श्रीमती मालती राय जी को इनवाइट किया था। और उस दिन हमने 11 बजे से सब माएँ आ गई थी, उनको बस फैसिलिटी दी। उनके लिए छोटे छोटे कंपटीशन रखे थे, रंगोली कंपटीशन, डांस, ढोलक बजाओ, ऐसे भजन और इस तरह के पूरे कंपटीशन करें। और उनको फिर भी बहुत मजा से हम ऑफिशियल एक प्रोग्राम रखते हैं। अरे वाह। फिर उसमें उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, फिर किसी को कुछ बोलना है, ये करना है, तो ऐसा है। और अभी मेरा 23 तारीख को इंदौर में है मदर्स डे आउट। अच्छा। हाँ, तो मैं निकलूंगी 22 शाम को या फिर 23 को सुबह जाऊंगी वहाँ पे।
उस दिन इंदौर की ही एक जनक पलटा जी हैं। हाँ हाँ, मुझे पता, उनको पद्मश्री मिला जी, हुआ है। जी जी जी। वो उस दिन की अतिथि रहेंगी हमारे अरे यहाँ पे। वाह, बहुत ही अच्छा है। तो मतलब बच्चों के साथ साथ माओ को भी अच्छा लग जी, रहा जी। है। आप बोलते हैं कि पेरेंट्स को बुलाते हैं, फिर आप उनको इंग्लिश में उनका नाम लिखना सिखा रहे हैं, तो सब मतलब कुछ। है तो ये बहुत छोटी चीज़ है, पर बहुत बड़ी भी है, बहुत बढ़िया। क्योंकि आप कोशिश बहुत छोटी सी करके और एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, और यही सबसे अच्छी बात होती है, क्योंकि शिक्षा अगर हमने अपने समाज को शिक्षित कर दिया तो उससे बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता है। हमारे अक्टूबर नवंबर में ही माएँ पूछने लगती कि मैडम वो मदर्स डे आउट कब है, आज उसके लिए तैयारी होती होगी। वाह, अभी जो हमारा 5 तारीख को कोलार में जो हुआ, तो उसमें एक मदर ने कहा कि मैडम मेरे को बहुत टेंशन हो रहा था कि आप 5 तारीख से लेट तो नहीं करेंगे। मैंने कहा क्यों? बोले मेरे भाई की शादी है तो मुझे लग रहा था कि मैं वहाँ नहीं जाऊंगी और मैं ये मदर्स डे आउट में ही आऊंगी। कितनी अच्छी बात है, और बच्चों को भी अच्छा लगता होगा। बिल्कुल सही बात है। मेघा जी, आप क्या सोचती हैं आगे जो आने वाले भविष्य में जो बच्चे हैं उनके लिए और ऐसा क्या करना चाहिए जिससे वो आगे बढ़ें और हमारे देश का भी नाम रोशन हो और वो बच्चे भी अपना भविष्य संवारें? बच्चों को तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, और ये पहल जो है वो स्कूल को ही करनी पड़ेगी। जी। क्योंकि कुछ मात्रा में ना माता पिता थोड़े से असफल रहे बच्चों को समझाने में और ये करने के लिए। तो बच्चों में थोड़ी सी सामाजिकता, सोशल करना उनको, और संवाद परिवार में ये बहुत जरूरी है। जी। मतलब कुछ टाइम नहीं, मैं कहती हूँ कम से कम 2 या 3 घंटे का टाइम परिवार में एक साथ रहना चाहिए। बहुत ज़रूरी है। आजकल क्या हो गया, माएँ भी थोड़ा सा फ्री रहने के और ये चक्कर में बच्चा स्कूल से आया नहीं कि उसको कोचिंग भेज देना, अब इस क्लास में, कभी डांस क्लास, कभी ड्राइंग क्लास। दूसरा, मैं थोड़ी अपने आप को पुरानी पीढ़ी में मानती हूँ, तो मुझे कहीं ऐसा लगता है कि आजकल परिवार में एक बच्चा या 2 बच्चा, और मैक्सिमम तो एक मान के ही चलिए आजकल। अब एक बच्चा है, उसी को वो गाना भी सिखाना चाह रहे हैं, उसी को क्रिकेट भी, सब कुछ कराना है। उसमें वो है टैलेंट नहीं है, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मेरे देवरानी का बच्चा ये कर रहा है, मेरा जेठ, मेरा दंद का बच्चा ये कर रहा है, तो मुझे ये करना ही है, मेरे बच्चे को करवाना ही है। एक ये चीज़ जो माताओं में आ गई है ना, तो वो गड़बड़ है। इसलिए मुझे लगता है कि जैसे हम हर तरह का प्रशिक्षण देते हैं, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, बीएड के लिए, टीचर बनने के लिए बीएड का, तो अगर माँ बनने का भी एक ट्रेनिंग अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि माँ ही सारे परिवार की डोर होती है। बिल्कुल। और माँ ही सेंटर पॉइंट भी होती है। माँ के ही इर्द गिर्द बच्चे घूमते, सबसे ज़्यादा माँ से ही अटैच्ड होते हैं बच्चे। तो सही बात है कि उनको अब जो ये वाली जो पीढ़ी है, इसमें इसकी भी ज़रूरत है ट्रेनिंग की। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और माँओं को चौका नहीं छोड़ना चाहिए। जी। चौका जो है ना, वो 4 कोने वाला है। मैं देखती हूँ कई बार, मैं अपने घर में जैसे रोटी बना के मैं देती थी, तो बच्चों से उस तरह की बात करती थी। बिल्कुल, वो भी एक समय होता था हम जो बच्चों के साथ बिताते हैं। तो इसलिए, और जैसा भोजन वैसे विचार। जी। मैं प्रेम से बना के बच्चों को, बच्चा कहेगा मैं एक ही रोटी खाऊंगा, तो मैं 2 रोटी की इकट्ठी एक रोटी बना के फिर मैं करती हूँ। वो बाई वो वाला काम नहीं करेगी ना, वो व्यवसाय के तरीके से लेगी ना। बिल्कुल सही बात है। प्रेम अभाव रहेगा, तो जब खाने में प्रेम ही नहीं है, तो परिवार में प्रेम कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा? बहुत अच्छी बात बोली आपने कि जब भोजन में प्रेम नहीं है तो परिवार में प्रेम कहाँ से आएगा। बहुत अच्छी बातें आपने आज हमें बताई हैं, और ये सिर्फ बच्चों के भविष्य के लिए नहीं, हमारे लिए भी आगे की एक सीख है कि हमें अपने बच्चों का भविष्य कैसे बनाना है और कैसे हम उसमें उनका सहयोग कर सकते हैं। तो ये जो आज बातें हमें मेघा मुक्ति बोध जी ने बताई हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने जीवन में उनको आत्मसात करें, उनसे शिक्षा लें, और बहुत ज़्यादा बड़े नहीं तो कुछ छोटे छोटे बदलाव तो हम अपने जीवन में करें ही। बहुत छोटे छोटे बदलाव ही एक बड़ा बदलाव लेके आते हैं। बिल्कुल सही बात है। मेघा जी ने बिल्कुल सही कहा कि छोटे छोटे बदलाव से, प्रयास से ही एक बड़ा बदलाव संभव है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेघा जी, आप आई और आपने हमें इतनी सारी चीज़ें बताई जो हमें शायद पता थी पर उतने अच्छे से नहीं पता थी कि ये भी हम चीज़ें कर सकते हैं आगे जाके अपने बच्चों के भविष्य के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद रीता जी, आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपसे आके बात कर सकूं, अपने विचार रख सकूं। हो सकता है भाववेश में आके कई एक आध शब्द इधर से उधर भी हो गया होगा। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जो भी चीज़ें आपने बताई हैं वो बहुत ही काम की और ज़रूरी चीज़ें हैं।
जो कि हमें अपने रोज़मर्रा के जीवन में भी काम आती हैं। तो बहुत ज़रूरी चीज़ें आपने समय दिया, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपने जैसा बताया आप 4-4 जगह का स्कूल देख रही हैं, फिर आप डीन भी हैं, आप प्राचार्य भी हैं, तो ये काम बहुत है, स्कूल आजकल डिमांडिंग बहुत बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भी आपने समय दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहुत आपका। बहुत धन्यवाद रीता जी, और आपका चैनल अच्छा चले, थैंक यू सो मच। और आप और भी बड़े बड़े लोगों से बातचीत करें। बिल्कुल, बहुत आपके धन्यवाद चैनल आपका। के लिए मेरी ओर से शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम, धन्यवाद बहुत बहुत जी, धन्यवाद धन्यवाद। आपका।